जी सर, ऊपर वाला हो गया। सही है, गुड। चलो देखते हैं जरा। द ग्राफ शोज द स्केच ऑफ y इक्वल्स टू 5a पावर x। कौन सा ग्राफ है, कोई बता सकता है मुझे ये? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, गुड। इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। 2 पॉइंट्स ऑन द कर्व आर 2,45 गिवन पॉइंट है, एंड 4, b। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। सही है। इक्वेशन है y इक्वल्स टू 5a पावर x। अगर मैं 2,5 यूज कर रहा हूँ और 2,45 यूज कर रहा हूँ तो मैं इक्वेशन के अंदर डाल देता हूँ। 45 आएगा y की जगह, और a की जगह तो a ही रहेगा, x की जगह आ जाएगा 2। इसको सॉल्व किया जा सकता है क्या, चेक करो। बिल्कुल किया जा सकता है। और अंडर रूट लगाएंगे ताकि स्क्वायर रिमूव हो जाए। आंसर आ रहा है 3। तो a का आंसर आ गया 3। आसान है। अब हमारे पास इक्वेशन क्या बन रही है, 5 ब्रैकेट 3x। ब्रैकेट क्यों लगाना पड़ रहा है a की जगह पे, क्योंकि मैंने a की जगह वैल्यू डाली और a के ऊपर एक्सपोनेंशियल या पावर भी थी, इसी वजह से मैंने ब्रैकेट डाला है यहाँ पे। हमारी ग्राफ की इक्वेशन ये आ गई, तो a का आंसर आ गया 3। अब वो कह रहे हैं b चाहिए हमें। व्हेन x इज 4, ये भी आसान है। y इज इक्वल्स टू 5 3 x की जगह हमने लिख दिया 4, तो हमारा y ऑटोमेटिकली आ जाएगा। y को इन्होंने क्या बोला हुआ है, अभी b बोला हुआ है, तो हम b निकाल लेंगे। y की जगह b डाल दिया। 3 की पावर 4 क्या होता है, 3 की पावर 3 27 होता है, 3 की पावर 4 81 होता है। 81 टाइम्स 5 करना है, 405 आंसर आ गया। दैट्स इट। सही है। आ, समझ में एक ही आया कैसे कैसे? निकाली बता दें। क्या कह रहे हो? एक ही पावर कैसे निकाली है वो समझ नहीं आया। एक बता देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक कोऑर्डिनेट गिवन था, x कोऑर्डिनेट 2 था, y कोऑर्डिनेट 45 था। मैंने 45 और 2 डाल दिया रिस्पेक्टिवली। उसके बाद मैंने क्या किया, 45 डिवाइड बाई 5 किया ताकि वहां से 5 रिमूव हो जाए। आंसर आ रहा है 9। ए स्क्वायर इक्वल टू 9। हमें ए चाहिए था, हमें स्क्वायर रिमूव करना है। टू रिमूव द स्क्वायर हम लोग दोनों तरफ अंडर रूट लगा देंगे और एक तरफ अंडर रूट 9 सॉल्व हो जाएगा और आंसर 3 आ जाएगा। सर 5 को क्यों रिमूव करना है? और जब भी आप कोई चीज निकालते हो, लेट से मैं आपको देता हूँ, मैं देता हूँ आपको 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 8। आप क्या करोगे सॉल्व करने, x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, पहले 2 को डिवाइड कराओगे ना वहां से हटाने के लिए। यस सर। इसी तरीके से 5 को वहां डिवाइड कराया ताकि 5 रिमूव हो और फिर अंडर रूट लगाऊं तो a का आंसर आ जाएगा। क्लियर? यस सर। जी सर, क्लियर। दैट्स इट। ग्राफ ऑफ फंक्शन ऐसे ही चलता रहेगा आगे, जब हम लोग क्वेरी डिस्कशन रखेंगे। आप लोग अपने हिसाब से अपने एंड से ग्राफ्स बनाते रहो। जो मैंने जिस तरह की चीजें कराई हैं कंपेयरिंग वाली वो करो। ऐसा लगे आप लोगों को ये तो फंक्शंस है, एफ एक्स है, जी एक्स है, या ये शेप आ रहा है, या ये कुछ अजीब सा क्वेश्चन है, कुछ अलग अलग पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, अभी छोड़ दो। अभी के लिए आगे करते रहेंगे जैसे दूसरे चैप्टर्स भी कवर करेंगे। ठीक है? ठीक है बच्चों। ओके सर। थोड़ा सा मैं 5 मिनट और लूंगा आप लोग या 10 मिनट और लूंगा। प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में जो है इसको पे फोकस करेंगे। ओके सर। अच्छा, ग्राफ्स में ना अभी और भी चैप्टर्स हैं, जैसे ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटीज हैं, लीनियर ग्राफ्स हैं। लीनियर ग्राफ्स वैसे हमने काफी हद तक समझ लिया है इसके अंदर, लेकिन और भी हैं। स्टैटिस्टिकल ग्राफ्स तो हमने सारे अल्हम्दुलिल्लाह कर लिए हैं। तो जो बचे हुए हैं वो ग्राफ्स भी हम लोग करते रहेंगे। वो छोटे ग्राफ बचे, मेजर ग्राफ आप लोग कर चुके हो। स्टैटिस्टिकल मेजर ग्राफ कंसिडर किया जाता है और ये वाला चैप्टर भी मेजर ग्राफ में आता है। बाकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोटा ग्राफ है, कोई इतने इतने मुश्किल ग्राफ्स नहीं बनते उसके। इसके साथ साथ लीनियर इनइक्वालिटीज भी पजलिंग सा है, लेकिन छोटा ग्राफ है। तो ग्राफ्स भी आप लोग के तकरीबन मेजर ग्राफ कंपोनेंट कंप्लीट है। चलो अब आ जाओ आप लोग। प्रोबेबिलिटी पहले करा दूं, और मुझे लग रहा है बहुत बच्चों ने ये नहीं भी किया हुआ है। मेरे सारे तकरीबन सारे बच्चों ने नहीं किया भाई ये, जो दूसरे स्टूडेंट्स भी हैं। आपने किया हुआ है, गुड, जबरदस्त। चलो फिर प्रोबेबिलिटी का मतलब फातिमा बताएगी मुझे। ऐसे ही बताओ क्या होता है प्रोबेबिलिटी का मतलब। अच्छा एक, सर मुझे क्लियर आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। एनी आइडिया व्हाट डू यू मीन बाय प्रोबेबिलिटी?
नहीं, सर अंदाजा या तकरीबन। सही है, सही है, सही है, गुड। तो हम क्या कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी, सही कह रहे हो आप लोग सारे, पॉसिबिलिटी या क्या आएगा, चांस, चांसेस। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर बेस है प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटीज एंड चांसेस के अंदर। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं और जैद हेड एंड टेल्स खेल रहे हैं कॉइन से, तो हेड आने के क्या चांसेस होंगे? हम दोनों के 50 दरमियान, मैंने हेड चूज किया, उसने टेल चूज किया, हेड आने के क्या चांसेस हैं? 50%। यस, गुड। 50%, 50-50 चांसेस हैं। तो 50% चांस को हम ये भी कह सकते हैं कि आउट ऑफ 2 आउटकम्स हमारा एक आउटकम होगा ना, कि हेड एंड टेल 2 आउटकम्स हैं और उसमें से एक आउटकम चाहिए मुझे, मैंने हेड लिया है, तो 1/2 चांस है। सही है, प्रोबेबिलिटी क्या होगी ऑफ गेटिंग हेड? 1/2। एंड व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल? सेम सर, 50। सेम, 1/2, 50%। टोटल प्रोबेबिलिटी भी याद रखना कि कितनी होती है। अब ये हो गया, ये हम लोग अगर कॉइन की बात कर रहे थे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल अगेन 1/2। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हमेशा, किसी भी चीज की टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 100% होगी या 1 के बराबर होगी इफ यू आर डीलिंग विद फ्रैक्शन और डेसिमल्स। ये बात समझ में आई? यस सर। Yes, आप sir. लोग देख भी सकते हो, हमारे पास 2 चीजें, 2 ही आउटकम्स थे, हेड एंड टेल। अगर मैं दोनों की प्रोबेबिलिटी मिला दूं, क्या आंसर आएगा? 1। और टोटल प्रोबेबिलिटी विल ऑलवेज बी 1। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा एक फेयर डाइस की भी एग्जांपल होती है। एक फेयर डाइस, डाइस के कितने फेसेस होते हैं, कौन बताएगा मुझे? 6। 6 फेसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि डाइस क्या है, एक क्यूब है और क्यूब के 6 फेसेस होते हैं। ये बात सबको पता है? यस सर। Yes, sir. Yes. सही है, शाबाश, जबरदस्त। 6 फेसेस हैं डाइस के और हर फेस पे उसका एक नंबर लिखा हुआ है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2? हम लोग खेल रहे हैं डाइस से, हमने डाइस फेंका, व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग 2? 1/6। 1/6, गुड। 1/6, क्योंकि टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने थे? 6 थे, और हमारा जो फेवरेबल आउटकम है वो एक ही फेस पे है जो कि 2 है, 1/6 इज द चांस। क्योंकि फेस कितने हैं 1 के, 2 लाने के फेस कितने हैं? एक ही तो फेस है, पूरे जी आउट सर। ऑफ 6 फेसेस एक ही फेस है, तो 1/6 हमारा क्या होगा ऑफ गेटिंग, ऑफ गेटिंग 2। इसी तरीके से ऑफ गेटिंग 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 अगेन 1/6 होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 अगेन हमारे पास 1/6 ही होगी। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है। अब इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी कंडीशनल भी आती है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है कि प्रोबेबिलिटी विद प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी लिंक्ड होती है। कैसे लिंक होती है? फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि हम डाइस से खेल रहे हैं और 2 दफा डाइस रोल करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 इज, probability of getting 1 is 1/6 and the probability of getting 5 is also 1/6. तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/36। नाउ आउट ऑफ 36 चांस आपका एक चांस है। ऑफ कोर्स ये बहुत मुश्किल सिनेरियो है ना, ये बहुत मुश्किल केस है कि आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी 1 की और 5 की। तो ये आना तो बहुत नामुमकिन सी बात है कि ऐसा हो, मतलब मुमकिन तो है लेकिन बहुत सारे ट्रायल्स होंगे। जैसे ऐसा भी हो सकता है कि एक दफा में 1 आ गया और एक दफा में 4 आ गया, एक दफा 2 आ गया, एक दफा 5 आ गया। तो कॉम्बिनेशन आ गया, अब इसके अंदर कंडीशन आ गई कि आपको पहले 1 लेकर आना है फिर 5 लेकर आना है, तो आपके चांस मजीद मुश्किल हो गए, तो आपकी प्रोबेबिलिटी और कम हो गई। समझ में आई यहाँ तक भी बात? यस सर, मतलब 36 चांसेस में मतलब इतना बढ़ गया एक कि तरीके से हाँ, अगर फ्रैक्शन को इस तरह डील करें तो 36 चांस में एक चांस है आपका। अच्छा, मैंने यहाँ मल्टीप्लाई क्यों किया है, बहुत सवाल आएंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 ट्रायल्स थे
और आउट ऑफ दिस 2 ट्रायल्स हमेशा याद रखना, जब 2 ट्रायल हमारा पूरा एक केस है, पूरा एक केस कहलाएगा, पूरे एक केस के अंदर हमारे पास 2 दफा हम लोग फेंक रहे हैं, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्योंकि यहाँ लिखा होता है गेटिंग 1 and 5 बोला ना मैंने। जब भी एंड लिखा हुआ होगा ना, एंड का मतलब ये है कि आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करना है। याद रहनी चाहिए ये बात, मल्टीप्लाइड। तो हमारे पास ऑफ गेटिंग 1 क्या थी? 1/6 और मल्टीप्लाई बाय 1/6 अगेन, ये 1/36 आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 and 5। इसके बाद अगर सिनेरियो अलग है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 and 5 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, नहीं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्वेश्चन बनाना पड़ेगा इसको ना, मैं सोचता हूँ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 and 4, या हम बोलते हैं चलो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर, ये ज्यादा अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन भी लिख ही देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर। अब इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, यस और नो। ऐसा भी हो सकता है कि 1 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 5 5 आ जाए, 6 6 आ जाए। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? जी सर। तो प्रोबेबिलिटीज क्या क्या बनेंगी? सिनेरियोज होंगे अलग अलग, कंडीशंस होंगी अलग अलग। या तो आप हासिल करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 and 1, आपके डाइस में 1 आया और 1 आया, और या फिर आपके डाइस में आएगा 2 and 2, मतलब आपने एक ट्राई किया 2 आया, अगले ट्राई किया 2 आया, तो एक प्रोबेबिलिटी बनी। या 3 and 3, 4 and 4, 5 and 5 एंड 6 and 6। तो ये अलग अलग केसेस हैं, अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं। तो इन पॉसिबिलिटीज की टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हमेशा इनकी ऐड होगी। तो ये बेसिकली था क्या? ये था 1/6 ऑफ गेटिंग 1 एंड 1/6 ऑफ गेटिंग 1। तो ये पूरी प्रोबेबिलिटी एक की क्या आ गई? 1/36। सबकी प्रोबेबिलिटी यही होगी 1/36, 1/36, 1/36 एंड 1/36, ऐसा ही है। तो 1/36 प्लस 1/36 प्लस 1/36 प्लस 1/36 प्लस 1/36 एंड प्लस 1/36, ऐसा भी कर सकते थे कि 1/36 मल्टीप्लाई बाय 6, एक ही बात है। तो 6/36 हो जाएगा विच इज 1/6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सेम नंबर इज 1/6। अब वो सेम नंबर क्या है ये बात नहीं करेंगे हम, हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली, टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल ली। क्लियर हो रही है बात? जी सर। लास्ट एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ऑफ टेकिंग आउट बॉल फ्रॉम द बैग, फिर ऑफ करते हैं क्लास। एक हमारे पास बैग है जिसमें कुछ बॉल्स हैं, ब्लैक बॉल्स हैं, कुछ रेड बॉल्स हैं, पाँच चार 9 हो गए, 10, सही है, और एक ब्लू बॉल है। रैंडम है, हमारे पास एक रैंडम बॉक्स है और हमने इस बॉक्स में से बॉल निकालनी है। अब 2 केसेस आएंगे, बॉल निकाल के या तो वापस रखना है, उसको हम कहेंगे विद रिप्लेसमेंट। क्या किया हमने? बॉल निकाली, कलर नोट किया, वापस डाल दी। या फिर हमारे पास आएगा विदाउट रिप्लेसमेंट, कि हमने बॉल निकाली और कलर नोट किया और वापस से बैग में नहीं डाली, हटा दी, तो टोटल नंबर ऑफ बैग रिड्यूस होगा, एक कम हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड एक और भी चीज है हमारे पास कि अगर विद रिप्लेसमेंट है उसमें नंबर टोटल डिक्रीज नहीं होगा, विदाउट रिप्लेसमेंट में नंबर भी डिक्रीज होगा टोटल, और जो बॉल निकली है उनके में उसके अंदर से भी हमारे पास एक लेस हो जाएगी बॉल। लेट से 4 अगर ब्लैक बॉल्स हैं तो अब 3 ब्लैक बॉल्स बचेंगी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर। चलो अब मुझे बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड 6 बॉल डिवाइडेड बाय 12। 12 में टोटल मैंने काउंट नहीं करी,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हाँ 12 सही ऑफ गेटिंग रेड। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 6 डिवाइडेड बाय 12। 6 हमारे पास कौन कितनी बॉल्स थी रेड बॉल्स थी तो हमने फेवरेबल बॉल्स लिख दी अपॉन टोटल बॉल्स लिख दी तो हमारे पास आ गया 1/2। सॉल्व भी किया जा सकता है ऐसे भी फ्रैक्शन में छोड़ा जा सकता है तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई। तो 50% चांस ऑफ गेटिंग रेड बॉल्स क्योंकि रेड बॉल ज्यादा भी है। अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक, अभी मैं बात कर रहा हूँ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज की, रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा। इंडिविजुअल अलग अलग प्रोबेबिलिटी की क्या बात होगी कि अगर मैंने सबसे पहले नेट कौन सी ब्लैक बॉल निकाली, मैंने बॉल निकाली वो ब्लैक कलर की थी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/12 ऐसा ही है। जी सर। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल 1 क्या डिवाइडेड होगी बाय बताओ 1/12। और आप लोग देख भी सकते हो यहाँ पे कि इन तीनों प्रोबेबिलिटीज को अगर मैं ऐड करता हूँ ना तो टोटल कितना आंसर आएगा 1। तो टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। सर कैसे तो बनाएगा ऐसा भी कर सकता था। हाँ क्या कह रहे हो 1 कैसे आएगा ये समझ नहीं आया। आप सबको ऐड करो 6/12 प्लस 5/12 प्लस 1/12 12/12 विच इज 1। 1 मीन्स 100%। ओके सर। ओके अच्छा अब केस आएगा कि यू आर टेकिंग आउट बॉल 2 टाइम्स, टेकिंग आउट बॉल 2 टाइम्स, 2 दफा बॉल निकाल रहे हैं हम और एक दफा बॉल निकालने में प्रोबेबिलिटी होगी और दूसरी दफा इसमें केस आएगा अबाउट रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब है आपने बॉल नोट की, बॉल का कलर नोट किया, वापस से बैग में डाल दी, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स चेंज नहीं हो रही। तो फर्स्ट अब आपका केस है गेटिंग बोथ ब्लैक, बोथ ब्लैक, क्या प्रोबेबिलिटी होगी पहली दफा निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/12। दूसरी दफा प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगेन 5/12 बिकॉज यू आर नॉट चेंजिंग द नंबर ऑफ बॉल्स। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 25/144। दिस इज द चांस ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल। ये आ गई विद रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट। यहां तक सबको क्लियर है जी सर। Yes, sir. विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करूं मैं कि अब मैं बॉल रिप्लेस नहीं कर रहा, बॉल निकाल के बैग से फेंक रहा हूं, वापस बैग में नहीं डाल रहा। अब देखते हैं ऑफ गेटिंग बोथ ब्लैक क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी। सबसे पहली दफा निकालने की, क्योंकि टोटल बॉल्स अभी बैग के अंदर 5 हैं ब्लैक कलर की और टोटल हमारे पास 12 हैं, तो पहली प्रोबेबिलिटी क्या है, पहला चांस क्या है 5/12। एग्री राइट। और सर दूसरा 4/11। जबरदस्त। दूसरा क्या होगा 4/11 क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स भी कम हो गई हैं तो 11 की 12 की जगह 11 हो जाएंगी और ब्लैक भी कम हो गई है तो 4 हो जाएंगी। अब आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 132 एंड 20। क्लियर। यस सर। आप सोच के बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बोथ टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बोथ टाइम्स। सर ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ब्लू एक ही तो है। क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या चांस होगा 0 या 0। यस यस 0 होगा। समझ में आया, ये लॉजिकल सवाल था। गुड, आपने सही कैच किया, जबरदस्त। बट सर विद रिप्लेसमेंट तो हो सकता है ना। विद रिप्लेसमेंट बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल सही कह रहा है उजैफा कि इसमें विद रिप्लेसमेंट अगर होता ना तो आप बॉल निकाल के वापस डाल रहे हो तो वापस से ब्लू है इसके अंदर, तो हो सकता है। गुड, सही है उजैफा, जबरदस्त। तो यहाँ तक आप लोगों को प्रोबेबिलिटी का मैंने इंट्रोडक्शन दिया, अभी बहुत बड़ा है प्रोबेबिलिटी और बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी मुझे बताओ यहाँ तक सबको समझ में आया, सबको इंटरेस्टिंग लगा ये चैप्टर। सही है, गुड। Yes. अब्दुल्ला घूम तो नहीं गए, समझ में आ रहा है ना सब। हाँ समझ आ गया। चलो जबरदस्त जबरदस्त इंस्टा, सही है। तो फिर हम लोग कल की क्लास में देखते हैं, सो फर्दर पढ़ते हैं।
ओके देन अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।